जो होता है उसको हम लोग क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। मेरे साथ ही याद रखना, ये वही क्रोमेटिन जाल है जो आगे विकसित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हमारे केंद्रक, जो मैंने लिखा आप लोग के सामने, केंद्रक में जो केंद्रक झिल्ली होती है, साथ ही ये केंद्रक झिल्ली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करें कि जो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली या लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है और यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ध्यान देना कि जैसा कि मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में डिस्कस किया था और उसमें बताया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके जो केंद्रक होते हैं उस केंद्रक के ऊपर क्या होता है, तो ध्यान देना, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। तो मैंने बोला कि ये जो किसका बना होता है, तो याद रखना कि यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। एक प्रकार का प्रोटीन का प्रकार होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना और यही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखना कि यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि प्रोकैरियोटिक में। ये यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में, यह यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है ना, उस यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, इस बात को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि ये जो केंद्रक झिल्ली होता है, इस केंद्रक झिल्ली की दो बातें मैंने बताया कि कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साथ ही ध्यान रखना कि न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिका केंद्र के अंदर पाया जाने वाला एक द्रव पदार्थ होता है। और ये जो केंद्रक द्रव होती है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये इसके अंतर्गत में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत में बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। मैंने बोला कि इसमें क्या पाया जाता है भाई, तो इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। और याद रखना कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है ना वो किसका बना होता है भाई, ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है इसके न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रुप में ये आरएनए और आरएनए के साथ साथ इसके अंतर्गत में प्रोटीन की मात्रा इसके अंतर्गत में पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए इसको हम लोग किस रूप में न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रुप में जानते हैं, यानी इसमें आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले बात किया कि जो केंद्रक झिल्ली होता है उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन, फिर हम बात करते हैं कि यह जो केंद्रिका है, यह केंद्रिका के बारे में बात करते हैं। जो न्यूक्लियस यानी कि बोल सकते हैं कि यह बैगनी रंग का एक अंग होता है, या बैगनी रंग के बारे में बात करते हैं कि बैगनी रंग का अंग होता है। इस बात को ध्यान देना, अंग होता है, इस बात को ध्यान देना। और उसके बाद बोल सकते हैं कि यह कब दिखता है भाई, तो याद रखना कि यह कोशिका विभाजन के समय दिखता है। मैंने बोला कि यह कब दिखता है, तो यह कोशिका की जब विभाजन होती है ना, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, तो कोशिका विभाजन के समय दिखता है। इस बात को याद रखना कि जब कोशिका विभाजन होती है दिखता है, एंड उस समय दिखता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, सर थोड़ा क्लियर लिखिए। अब कितना क्लियर लिखे, इतना तो बुद्धि होगा ना कि यूकेरियोटिक है तो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। कितना क्लियर लिखे हैं भाई? अब इसके बावजूद भी क्लियर लिखने की बात कर रहे हैं, बताइए। अब तो हमको एक पेज डेली राइटिंग लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर क्लियर होंगी। अब बताओ, जो भी बातों को हम लोग लिख रहे हैं इस बात को समझ में आया कि नहीं? मैंने जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि जो न्यूक्लियस इसको हम लोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान देना, जो क्रोमेटिन जाल होती है या एक, हम बोल सकते हैं कि यह एक धागेनुमा संरचना होता है। यह कैसा होता है भाई, तो एक यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, धागेनुमा, जिसको हम लोग थ्रेड लाइक बोल सकते हैं कि यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होता है। धागेनुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना होता है जो आगे विकसित होकर क्या बनाता है भाई, मैं सत्य याद रखना, जिसमें जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है भाई, तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा हम बोल सकते हैं तथा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तथा ये हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करें, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही याद रखना कि यह जो केंद्रक जाल होता है ना, यह विकसित होकर यह क्या करता है, तो यह विकसित होता है। जब यह विकसित होने के बाद यह विकसित होकर क्या करता है भाई, यह विकसित होकर क्या करता है, तो गुणसूत्र का निर्माण करता है। यह विकसित होकर किसका, तो गुणसूत्र, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम का निर्माण करता है, उस क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस बात को आप लोग याद रखना, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इस बात को आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग क्रोमेटिन जाल के रूप में जानते हैं। बातें समझ में आ रही है? सभी लोग क्लियर करना। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करना भाई कि जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं समझ में आ रही है। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिस न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत में एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। अगर हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात करते हैं, ये किसका किसका बना होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कल कुछ नहीं, एक तो ऐसी तबीयत खराब है, उसके बावजूद आदमी आता है सुबह सुबह, चलो ठीक ठीक है, एक से एक महान लोग मिल जाते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आ रही बात, हाथ उठाना तो भाई। अब एक लोग बोला सर गुणसूत्र क्या होता है, अम्ल होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं, और उसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो अभी तक जानते हो इतने लोग लाइव है और सब लोग बोल रहे हैं कि सब ऑल क्लियर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि ऑल क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बात करें डीएनए और आरएनए के बारे में। ध्यान देना कि डीएनए और आरएनए की बहुत सारी कहानियां, हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक ही करके सबके बारे में बात करेंगे। जो डीएनए है, मैंने बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने किया है भाई, तो फ्रेडरिक मिश्र ने किया है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करें कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड हमारी इस बॉडी में पाए जाते हैं ना, वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसकी खोज किसने किया है, तो हमारे फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा किया गया। जो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक को डीएनए बोलते हैं, दूसरे को हम लोग किस रूप में, तो दूसरे को हम लोग आरएनए के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, जो डीएनए है इसके बारे में बहुत सारी कहानियां बनती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्सल मॉडल किसने दिया था। डीएनए का हम बात करते हैं कि जो डीएनए है उस डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई, कि डीएनए का जो डबल हेलिक्सल मॉडल के बारे में बात करते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्सल मॉडल है, वो जो डीएनए का डबल हेलिक्सल मॉडल है ये किसके द्वारा, जिसको हम लोग द्वि द्वि बोल सकते हैं कि द्विकुंडलित, जिसको हम लोग किस रूप में, द्विकुंडलित मॉडल के रूप में जानते हैं। और जो द्विकुंडलित मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। दो साइंटिस्ट हैं जिन साइंटिस्ट को हम लोग किस रूप में, तो वाटसन एंड क्रिक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने वर्ष 1952 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्सल मॉडल दिया था। और इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया वर्ष 1962 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें जो है वर्ष 1962 ईस्वी में क्या किया गया, तो नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है,
तो ठीक है, ध्यान देना कि डीएनए के बारे में बात करें। डीएनए जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ग्रुप में जानते हैं, और मैंने बताया कि यह इसका जो है डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। और साथ ही ध्यान देना कि जो ये इसके बारे में बात करते हैं, यह एक प्रकार का हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। आप लोग इसमें लिख लेना नीचे ही कि यह एक प्रकार का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जिसको हम लोग हिंदी में अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। साथ ही याद रखना कि जो बहु अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग किस रूप में, तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जानते हैं। ये वही अनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि मान लो कि हमारे पप्पा का जो कुछ गुण है ना वो हमारे में आया, हमारा जो गुण होगा हमारे पुत्र में आएगा। तो ऐसे ऐसे जो गुण होते हैं, ऐसे ऐसे जो गुण होते हैं, उन सबका जो ट्रांसफर करने का काम, जो कुछ गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं ना, उन सबका जो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो हमारा डीएनए करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। हमारा क्या है भाई, तो एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। इस बात को आप लोग ध्यान देना। डीएनए के बारे में डिस्कस करें, मैंने जस्ट बोला कि इसका जो द्विकुंडलित मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स, अभी मैं दिखाऊंगा कि डबल हेलिक्स मॉडल इसका क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, हम बात करें जेनेटिक मटेरियल होता है और इसको हम अनुवांशिक द्विकुंडलित मॉडल जो है दिया गया था वो इसके द्वारा। हम बात करेंगे डीएनए बना किसका होता है। साथ ही ध्यान देना कि जो डीएनए के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डीएनए के बारे में सब कुछ देखेंगे, तब जाकर आरएनए के बारे में बात करेंगे। जो डीएनए होता है यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। हम लिख सकते हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। साथ ही इस बात को भी आप लोग याद रखना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, अब ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इस बात पे आपको बात करना। ठीक है, तो ध्यान देना। साथ ही हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि डीएनए के अंतर्गत में पाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि यह एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के बारे में बात करें, इसका डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब हमारी जो चर्चाएं होंगी, हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड्स ही कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको हम लोग हिंदी में भी हम लोग इसको न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जानते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, ये मेनली तीन, इसके अंतर्गत में तीन कंपोनेंट होता है। तीन कंपोनेंट में कौन कौन से हैं, एक तो शुगर होता है जिसको हम लोग शर्करा के रूप में जानते हैं, एक शुगर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शर्करा कहते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम लोग फॉस्फेरिक अम्ल के रूप में जानते हैं, जो इसके अंतर्गत में फॉस्फेरिक एसिड भी होता है, फॉस्फेरिक अम्ल भी इसके अंतर्गत में पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना कि फॉस्फेरिक अम्ल इसके अंतर्गत में पाया जाता है। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग नाइट्रोजनी बेस के रूप में जानते हैं। और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमारे क्वेश्चन पूछे गए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए के अंतर्गत में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसके बारे में कमेंट आता है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देना कि मैंने बोला कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या, हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या, तो न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, तो तीन कंपोनेंट होते हैं। और तीन कंपोनेंट में कौन कौन सा, तो एक शर्करा होता है, दूसरा फॉस्फेरिक अम्ल होता है, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब ध्यान देना कि शर्करा के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, अगर बात करें शर्करा के रूप में, तो इसके अंतर्गत में 2 पेंटोज, इसके अंतर्गत में 2 पेंटोज राइबोज शर्करा, 2 पेंटोज राइबोज शर्करा इसके अंतर्गत में पाई जाती है। यानी कि जो राइबोज का 2 पेंटोज, ये कितना पेंटोज दिख रहा है भाई, तो 2 पेंटोज राइबोज शर्करा इस डीएनए के अंतर्गत में पाया जाता है। फॉस्फेरिक अम्ल क्या करता है, तो ध्यान देना, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो हमारा जो डीएनए होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो है कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे जो क्षार है जो कि इस टाइप से बॉन्डिंग को बनाते हैं, उस बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसा बॉन्डिंग होता है भाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना कि इसलिए जो हमारा डीएनए होता है, हम बात करें, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो हम बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना इस टाइप से, ये जो स्ट्रक्चर जो इस टाइप से देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग इस टाइप से देख रहे हैं ना, उसका जो निर्माण होता है वो हमारे इस फॉस्फेरिक अम्ल के द्वारा होता है। तो बोल सकते हैं कि यह डीएनए का क्या करता है, तो संरचना प्रदान करता है। ये डीएनए का क्या करता है, तो संरचना प्रदान करता है, डीएनए का संरचना प्रदान करता है, इस चीज को प्रदान करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। यह डीएनए का क्या करता है, तो एक प्रकार की स्ट्रक्चर को, ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को प्रदान करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहां हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड्स किसके किसके बने होते हैं, तो 2 पेंटोज शर्करा होता है और ये डीएनए की संरचना को प्रदान करता है हमारा फॉस्फेरिक एसिड। अब बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षार होता है ना, वो कौन कौन से इसके अंतर्गत में, तो आप लोग देखना, जो यहाँ पे मैंने बाइक अलग अलग कलर के मैंने बनाया ना, ये जो अलग अलग कलर होते हैं ना, ये अलग अलग एक प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब ये नाइट्रोजनी क्षार में कौन कौन सा होता है, तो ध्यान देना कि जो नाइट्रोजनी बेस हमारे 2 आधार पर बांटा गया है, जिसमें से एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, और दूसरे को हम लोग पिराडीन के नाम से जानते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग पिराडीन के नाम से जानते हैं। ये 2 आधार होते हैं और इन आधारों पर बांटा गया, और उस आधार में हमारे कौन कौन से होते हैं, तो एक को हम लोग एडेनिन के रूप में जानते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग एडेनिन बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम लोग गुआनिन के नाम से जानते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम लोग गुआनिन बोलते हैं। और पिराडीन के अंतर्गत में 2 होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग थाइमिन के नाम से जानते हैं, एक हमारा थाइमिन होता है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग साइटोसिन के रूप में जानते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साइटोसिन के रूप में जानते हैं। साथ ही ध्यान देना, एडेनिन को हम लोग ए से इंडिकेट कर सकते हैं कि नहीं, गुआनिन को जी से कर सकते हैं, थाइमिन को हम लोग टी से कर सकते हैं, और जो साइटोसिन उसको सी से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको इंडिकेट किया जाता है। और ये जो चार आप लोग नाइट्रोजनी क्षार देख रहे हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, यही चारों मिलकर हमारे इस डीएनए के अंतर्गत में क्या करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और बॉन्डिंग को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ये अपने बॉन्डिंग को बनाने का काम करता है। ये हमारा वो डीएनए होता है। तो हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो डीएनए के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि डीएनए हमारे होते क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और जो डीएनए होते हैं ये एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, तो अनुवांशिक गुण तथा लक्षणों को स्थानांतरण कहने का मतलब, स्थानांतरण करता है, कहने का मतलब स्थानांतरण कहने का मतलब कि ये ट्रांसफर करता है। स्थानांतरण कहने का मतलब क्या करता है, तो ट्रांसफर करने का काम करता है। हाँ शिवम बाबू बिल्कुल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना
तो यहाँ पे हमारे ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। इस बात को मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद करेगा, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ये बॉन्ड यानी हमारे नाइट्रोजन बेस दिख रहा है ना, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधकर हमारे एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में हमने बोला कि इसमें कौन कौन सा बॉन्डिंग होता है। तो आप लोग बॉन्डिंग को याद रखना कि ए के साथ डबल बॉन्ड टी होता है, यानी एक फॉर क्या है एडेनिन, टी फॉर क्या है थाइमिन है, और जी यानी गुआनिन है, और साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग किस रूप में, तो साइटोसिन के रूप में, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे दो नाइट्रोजन बेस से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को निर्माण करता है। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को देखा, ये हमारे एक प्रकार का डीएनए था, और मैंने बताया कि डीएनए होता क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि डीएनए होते क्या है। उसके बाद एक चीज और आता है कि डीएनए पाया कहां जाता है, एक चीज और आता है कि डीएनए पाया कहां जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अंतर्गत मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए यहां तो पाया जाता है, लेकिन अब हम बताएंगे कि इसके अलावा हमारा डीएनए और कहां पाया जाता है। तो ध्यान देना, हम बात करें कि हमारा डीएनए जो है सबसे पहले इन सब चीजों को देखा, और उसके बाद हम बात करते हैं कि पाया जाता है भाई, ये कहां पाया जाता है। अगर पाया जाने की बात करते हैं तो पाया जाता है, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस के अंतर्गत में, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने हो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान देना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में ये पाया जाता है, और उसके बाद एक जो हरित लवक होता है, जिसको हम लोग हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये तीनों के अंतर्गत में, ये तीनों के अंतर्गत में हमारा जो डीएनए होता है पाया जाता है। इस तीनों की जगह पर जो है हमारा जो डीएनए पाया जाता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। डीएनए देखने में इतना इजी लगता है, बनाने में उतना ही हार्ड है। बिल्कुल सर, सेल कितने दिन तक चलेगा, सेल भी चलेगा, आप लोग अगर चाहो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं खत्म चाहते आप लोग। जीनोम खातून अब कितना भाई, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, डीएनए के बारे में समझ में आया, डीएनए होता क्या, डीएनए के बारे में समझ में आया, डीएनए होता क्या। एक बार कमेंट करना मेरे साथी सभी लोग, एक बार सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे, जितने लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया सब लोग कमेंट करेंगे डीएनए के बारे में समझ में आया कि नहीं, तो डीएनए होता क्या। और जो नहीं समझ में आया, जो बात उस बात को पूछे कि ये होता क्या, अभी मतलब हमको समझ नहीं आया, अब बोलो कि ये क्या होता है इस बात में, ठीक है। और एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगर आप पढ़ के आओगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपकी तो पढ़ाई बहुत दिन से छूट चुकी है। ऐसा मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन भी हम लोग को स्टूडेंट मिलते हैं भाई, ऑनलाइन तो नहीं पता, बट ऑफलाइन में से मिलते हैं जिनका पढ़ाई 4 साल 5 साल से छूट चुका है, और जैसे देखा कि कुंभ आ गया है भाई, चलो शिक्षक भर्ती का कुंभ आया है उसमें। तो ये हमारी सारी कहानी हम लोग डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, और डीएनए में बोला कि यही जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, जो आगे जाकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, अब हम लोग चर्चा करते हैं इस आरएनए के बारे में, ये आरएनए क्या होता है। तो ध्यान देना साथी, हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, इस आरएनए के बारे में। तो हमारा अगला जो पॉइंट होगा उसको हम आरएनए के बारे में बात करते हैं, और अगला पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आरएनए कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है आपको मैंने जस्ट बताया था राइबोज न्यूक्लिक, इसको हम पूर्ण रूप राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। ये जो हमारा आरएनए होता है इसके बारे में चर्चा करें। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितने भी न्यूक्लिक अम्ल है उसकी जो खोज किया है फ्रेडरिक मिश्र ने किया। अब न्यूक्लिक अम्ल में हमारा डीएनए हो या फिर न्यूक्लिक अम्ल में हमारे आरएनए हो, इन दोनों की खोज किसने किया भाई, तो फ्रेडरिक मिश्र ने किया है। और वही हम लोग बात करने जा रहे हैं अब किसके बारे में, हम बात करें राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ध्यान देना कि जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो मॉडल जो दिया गया था, इसकी भी जो मॉडल है और इसका जो सिंगल मॉडल होता है, इसका बात करते हैं कि जो है ये सिंगल हेलिक्स मॉडल में होता है, सिंगल हेलिक्स जो मॉडल में होता है। और इस सिंगल हेलिक्स मॉडल को दिया गया था किसके द्वारा, तो जो दिया गया फ्रेडरिक, ध्यान देना, वो जो सिंगल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया है वो फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा दिया गया, फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा ये दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखना, यानी इसका जो मॉडल होता है ना मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान देना कि इसका जो मॉडल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इस पे जो है इस प्रकार से क्या होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, नाइट्रोजनी क्षार कुछ इस प्रकार से इस पे लगे होते हैं। तो ये जो है मॉडल जो दिया गया था किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा दिया गया था। हम बात करें राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो किसके बारे में चल रहा है, तो एक प्रकार के राइबोज यानी कि इसके बारे में राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। और ध्यान देना कि हम बात करें कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, अगर हम लोग चर्चा करते कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, तो इसका मुख्य कार्य प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना होता है। इस चीज को आप लोग जानना, सहायता करना होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहां से मैंने बोला कि इसका निर्माण, साथ ही ध्यान देना कि ये जो आरएनए होता है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यह किसका बना होता है भाई, तो यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। मैंने बोला कि जैसे डीएनए में मैंने बात किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स का, उसी प्रकार यह जो आरएनए भी होता है यह न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान देना, हमारी जो चर्चाएं हो रही है इस न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड्स में होती क्या क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियोटाइड्स में होता क्या क्या है भाई, तो इस न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत में सबसे पहले तो शुगर होता है, जिसको हम शर्करा के रूप में जानते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि एक प्रकार के इसके अंतर्गत में फॉस्फेरिक, ध्यान देना, इसके अंतर्गत में फॉस्फेरिक एसिड भी होते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं कि इसके अंतर्गत में नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन बेस यानी कि क्षार इसके अंतर्गत भी पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे आरएनए यानी कि आरएनए होता है ना, इस आरएनए में जो शुगर होता है वो सिंगल रूप में होता है, यानी 1 पेंटोज, जिसको हम लोग किस रूप में 1 पेंटोज राइबोज शर्करा के रूप में जानते हैं, 1 पेंटोज राइबोज शर्करा के रूप में जानते हैं। और इस टाइप से हमारी ये क्या होती है, तो इसके अंतर्गत में पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ राइबोज बोला मैंने, ये एक जो है इसलिए राइबोज बोला। और यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 पेंटोज है, इसलिए इसको हम लोग डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा आरएनए होता है उसमें शुगर तो पाया जाता है, लेकिन जो शुगर होता है 1 पेंटोज राइबोज शर्कराएं होती हैं। फॉस्फेरिक अम्ल क्या करता है भाई, तो इस संरचना प्रदान करता है। जो संरचना आप लोग देख रहे हो हमारे इस आरएनए का, संरचना प्रदान करने का काम संरचना प्रदान करता है, वो कौन करता है भाई, तो फॉस्फेरिक अम्ल करता है। हम बात करें नाइट्रोजनी बेस के बारे में, तो नाइट्रोजनी बेस भी इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं, और इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं। और याद रखना, एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो एक को हम लोग प्यूरिन के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग पिराडीन कहते हैं। दूसरे वाले को हम लोग पिराडीन के नाम से जानते हैं। प्यूरिन में क्या होता है, तो ध्यान रखना कि प्यूरिन में एडेनिन होता है, प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। लेकिन वही हम बात करें कि जो पिराडीन होता है उस पिराडीन में क्या क्या होता है, तो साथ ही याद रखना कि एक तो हमारा साइटोसिन तो एज इट इज होता है, साइटोसिन होता है। और साइटोसिन के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि डीएनए में हमारा क्या पाया जाता है, तो डीएनए में थाइमिन पाया जाता था। साइटोसिन के साथ डीएनए में क्या था, तो डीएनए में
थायमिन पाया जाता था, लेकिन इस पिराडीन के अंतर्गत में डीएनए में सॉरी आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जो कि थायमिन की जगह पर होता है। थायमिन के ऊपर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है भाई? तो यूरेसिल पाया जा रहा है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो डीएनए जो है एक प्रकार का हमारा डीऑक्सीराइबोज है, क्योंकि उसके अंतर्गत में क्या था? तो उसके अंतर्गत में 2 पेंटोज राइबोज शर्करा था। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है इसके अंतर्गत में 1 पेंटोज राइबोज शर्करा पाई जाती है। फॉस्फोरिक अम्ल तो दोनों में होता है। और नाइट्रोजनी बेस में बात करते हैं कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन था, बट इसमें क्या है? तो यूरेसिल है। इसमें थायमिन के ऊपर क्या है? तो यूरेसिल है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो आरएनए को हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही बोलते हैं भाई। राइबोज यानी कि शर्करा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, शर्करा न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ध्यान देना। अब इसमें जो है यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन डीएनए में थायमिन पाया जाता था। ओके ओके माय डियर, ओके माय डियर। तो ये हमारे, अब देखो आरएनए मैंने बोला कि इसका मुख्य काम क्या होता है। जैसा कि डीएनए एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जिसका मुख्य काम होता है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण तथा लक्षणों को हस्तांतरण करना। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है कि अनुवांशिक गुण जो होते हैं, यानी कि पप्पा का पुत्र में जो ट्रांसफर करने का काम, जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे लक्षण होंगे, गुण होंगे जो पापा का हमारे शरीर में आया होगा, ठीक है। जो कुछ ऐसा गुण होता है जो पापा का हमारे अंदर आया होगा, और हमारा गुण जो होगा हमारे पुत्र में जाएगा। हमारे जो पुत्र होंगे ना जी, पुत्र होंगे कि नहीं मेरे? होंगे, तो उसमें भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है, अब बात करें कि आरएनए का मुख्य काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम है प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना होता है, इस चीज को ध्यान देना। यूरेसिल क्या होता है? तो यूरेसिल एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है। सर एसिड क्या होता है? हे प्रभु, हे प्रभु, अब हमको गिर जाने दो। सर एसिड क्या होता है? लिपोप्रोटीन प्रोटीन का एक प्रकार होता है। पहला एमआरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग आरआरएनए के रूप में जानते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ध्यान देना कि हम लोग जो कुछ खाते हैं ना, ठीक है, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी होती है जो हमारे प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। एक बार कमेंट करना आप सभी साथी कि प्रोटीन का निर्माण हमारे बॉडी में कहाँ होता है, ठीक है। और ध्यान देना कि जब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, उसका जो निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। और अमीनो अम्ल यानी कि एक प्रकार का अमीनो एसिड जो होता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं ना, तो हमारे शरीर में क्या करता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ध्यान देना क्या करते हैं कि हमारी से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इस चीज को आप लोग जानना। एमआर पर राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम में हमारे इसका निर्माण होता है। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान देना। ये हमारे आरएनए के प्रकार, मैंने बोला कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और यही हमारे तीनों मिलकर क्या करता है? तो हमारे जो है एक प्रकार की बोल सकते हैं कि हमारे, या वही क्या करता है, तो हमारे एक प्रोटीन के निर्माण को सहायता, प्रोटीन के निर्माण जो हमारी राइबोसोम में होती है उसका सहायता करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस यही हमारे आरएनए होते हैं, बस आरएनए और कुछ काम नहीं है। मैसेंजर नाम से पता चला कि मैसेज देने का काम करता है या ट्रांसफर करता है। और राइबोसोम का मतलब कि राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है, या आरएनए में सहायता, यानी आरएनए में क्या करता है, यानी राइबोसोम में क्या, सॉरी राइबोसोम का सहायता करता है प्रोटीन के निर्माण में। अब आगे हम लोग पॉइंट देते हैं गुणसूत्र के बारे में। भाई गुणसूत्र क्या होता है? हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? इस गुणसूत्र के बारे में। ध्यान रखना, गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे क्रोमेटिन जाल आगे विकसित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। जो गुणसूत्र का निर्माण होता है, अगर हम इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो डीएनए का नाम सुने होगा, जस्ट मैंने बताया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंतर्गत में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो दोनों पार्ट मिलते हैं तब जाकर किसका निर्माण होता है? तो हमारे इस क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगर बात करते हैं गुणसूत्र की खोज किसने किया है मेरे साथी, तो याद रखना इसकी जो खोज किया, उसकी जो खोज हॉफ मिस्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस गुणसूत्र की खोज किया गया। जबकि नामकरण के बारे में बात करते हैं, इसका जो नामकरण, नोमेनक्लेचर जो है, नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा इसका जो नामकरण किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। साथ ही याद रखना, गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं, यह अनुवांशिक पदार्थ जितने भी होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ यानी कि हम बात करते हैं अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ जिसको हम लोग डीएनए के रूप में जानते हैं। और डीएनए तथा हम लोग जीन भी एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है। उसका वाहक का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करता है। अर्थात यह अनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। अर्थात यह जितने भी अनुवांशिक पदार्थ हैं, अनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है भाई? तो वाहक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो हम बात करें गुणसूत्र के बारे में। साथ ही याद रखना कि इसकी संख्या जो सभी जीवों में, हम बोल सकते हैं कि इसकी संख्या, हम जैसे बोल सकते हैं कि इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या सभी जीवों में निश्चित होता है। सभी जीवों में निश्चित होता है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 पेयर होता है। ध्यान देना, 23 पेयर, यानी कि कहने का मतलब है कि यह जो है जोड़ा में पाया जाता है। साथ ही याद रखना इसकी जो संख्या होती है सभी जीवों में निश्चित होती है। और ध्यान देना कि इसकी संख्या क्या होती है? सभी जीवों में निश्चित होता है। और उसके बाद यह जो जोड़ा में पाया जाता है, यह हमेशा जो जोड़ा में होता है, यह हमेशा जोड़ा, यानी कि बात करते हैं कि पेयर में,
पेयर में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखना कि हमेशा जो पेयर में पाया जाता है। जैसे मानव में कितना होता है, 23 पेयर होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो बंदर होता है, इस बंदर में कितना होता है, तो बंदर में 42 यानी 21 जोड़ा होता है। 21 जोड़ा यानी कि बंदर में 21 पेयर होता है, 21 जोड़ा। चलो पेयर का मतलब सर हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में एकदम मत लिखिए, कि हम जो है पूरा का पूरा जो है हिंदी मीडियम में, ठीक है भाई। पेयर का हिंदी जोड़ा होता है। और ध्यान देना, हम बात करते हैं कि हम बात करें चिंपैंजी में कितना होता है, तो ध्यान देना जो चिंपैंजी होता है ना, चिंपैंजी में 24 जोड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि आलू में कितना होता है, तो आलू में भी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 24 जोड़ा होती है। फिर हम बोल सकते हैं कि और किसमें भाई, तो मान लो कि हम बात करें खरगोश में, खरगोश में कितना होता है, तो खरगोश में 22 जोड़ा होता है। गेहूं में कितना होता है, तो गेहूं में 21 जोड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो गुणसूत्र है। जो गुणसूत्र करता है क्या, तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और जीन का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करता है, अर्थात ये अनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इसकी खोज किसने किया, नामकरण किसने किया, और इसकी संख्या सभी में निश्चित होता है। और याद रखना ये हमेशा जो जोड़ा में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, जिसका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना। जीन भी एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान देना। अनुवांशिक क्या होता है, जीन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अनुवांशिक क्या होता है सर, जीन क्या होता है सर। अनुवांशिक का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है कि गुणों को ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक्स वाई जो होता है वो पुरुष में होता है। एक्स एक्स किस में होता है भाई, तो एक्स एक्स महिला में होता है, और जो एक्स वाई होता है किस में होता है, तो ये पुरुष में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि एक्स एक्स महिला में होता है और एक्स वाई किस में होता है, तो पुरुष में होता है। यही रीजन है कि इसको हम लोग किस रूप में, यही रीजन है। ठीक है, तो ध्यान देना जो एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है इसको हम एलोसोम बोलते हैं, और इसी एक जोड़ा गुणसूत्र को हम और किस रूप में, तो लिंग गुणसूत्र के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो ध्यान देना ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है भाई, तो ये क्या करता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि उसकी जो है क्या बताता है, उसके लिंग का निर्धारण करता है, किसके, तो उस जीव के बारे में लिंग का निर्धारण करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, और याद रखना कि जो एक्स एक्स है और एक्स वाई है, एक्स एक्स किसमें पाया जाता है, महिला में, और एक्स वाई किसमें पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो पुत्र का यानी कि जो मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है उसका जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी वो पिता के ऊपर होता है या फिर माता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना कि आप लोगों ने देखा कि मानव में 23 जोड़ा होते हैं, और उस 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होता है कॉमन होता है, 22 जोड़ा कॉमन होता है, जिसको हम ऑटोसोम के रूप में जानते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों में सेम होता है, और जो एक जोड़ा होता है ये डिफरेंट होता है। अगर एक्स एक्स होगा तो प्राणी क्या होगा, महिला होगा, अगर एक्स वाई तो प्राणी क्या होगा, पुरुष होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, साथ ही ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने कितने सॉरी जो बच्चे पैदा होंगे उसके जो लिंग का निर्धारण होगा वो किसके गुणसूत्र के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने बोला कि साथ ही मान लो कि माता का एक्स एक्स है और पिता का एक्स वाई है। जब इन दोनों में संबंध होता है, जब इन दोनों में संबंध होता है, अगर मान लो कि माता का कोई आएगा तो एक्स होगा, मान लो कि माता का कोई आएगा, मान लो ये वाला